नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल। संज्ञान कोचिंग क्लासेस केकड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। मैंने आपको बताया था अधिगम के सिद्धांतों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। अधिगम के साचार्यात्मक सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम के आधुनिक संज्ञानवादी क्षेत्र सिद्धांत, अधिगम के मानवतावादी क्षेत्र के सिद्धांत। मैंने आपको बताया था अधिगम के साचार्यात्मक सिद्धांत में थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत और गुथरी का सामीप्यवाद। फिर अगर बात करें अपन संज्ञानवादी क्षेत्र के सिद्धांतों की बात करें या संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों की बात करें तो उसमें आता है जीन पियाजे का अधिगम का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, टोलमैन का सैनचिन सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। फिर अगर अपन बात करें आधुनिक संज्ञानवादी क्षेत्र के सिद्धांतों की तो उसके अंदर आता है जेरोम एस ब्रूनर का निर्मित वाद का सिद्धांत, डेविड आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत। और फिर चौथे भाग की बात करें तो मानवतावादी क्षेत्र के जो अधिगम के सिद्धांत कहलाते हैं, एक है कोल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत और एक है मेस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। जिसमें अपन पढ़ रहे थे अधिगम के साचार्यात्मक सिद्धांत। 4 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए थे, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। जिसने भी फर्स्ट बार ये वीडियो देखी है, इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो वह इस कोचिंग के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो देख सकता है। आज अपन पढ़ेंगे अधिगम के साचार्यात्मक सिद्धांत में एडविन रे गुथरी का सामीप्यवाद। ध्यान में रखना दोस्तों, रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का और अपन ने पढ़ा था स्किनर का और हल का, वो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी क्योंकि रीट की साइकोलॉजी अनियमितताओं पर आधारित है तो ये सिद्धांत हल्का सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या कहा था गुथरी ने अधिगम के बारे में, क्या कहा था। यह सिद्धांत भी व्यवहारवादी या साचार्यात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। बात करते अपन एडविन रे गुथरी की, तो सबसे पहले ध्यान में रखना एडविन रे गुथरी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी, यानी कि अमेरिका के थे। यह गणितज्ञ भी थे, यह फिलोसोफर यानी कि दर्शन शास्त्री भी थे और यह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी हुए। इनके द्वारा अधिगम का जो व्यवहारवादी या साचार्यात्मक सिद्धांत दिया गया, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1935 में। ध्यान में रखना दोस्तों, 1935 में यह सिद्धांत दिया था और उसे 1952 में इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया था? अपडेट किया था। क्या किया था? अपडेट किया था। यानी कि यह सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 1935 में किया गया था। एडविन रे गुथरी, जिनके द्वारा अपने सिद्धांत के अंदर जो पशु प्रयोग में लिए थे, जो पशु एक्सपेरिमेंट जिन पशुओं पे किया था, जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने बहुत सारे पशुओं पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने भी चूहे पर और कबूतर पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। उसी प्रकार एडविन रे गुथरी ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग पशुओं पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अपन ने पढ़ा था हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, वहाँ पे भी अपन ने ये लाइन देखी थी कि वो जो सिद्धांत था वह थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। उसी प्रकार से यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांतों से क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, स्किनर के सिद्धांत की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। क्या की थी? आलोचना। गुथरी ने स्किनर के सिद्धांत की क्या की थी? आलोचना की थी। यानी कि 2 चीजें ध्यान में रखनी है, थॉर्नडाइक एवं पावलोव के सिद्धांत से यह सिद्धांत प्रभावित है और इन्होंने स्किनर के सिद्धांत की क्या की थी? आलोचना की थी। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी थे। इनके द्वारा 1935 में यह सिद्धांत दिया गया, 1952 में इसको क्या किया गया था? अपडेट किया गया था। अब यह सिद्धांत क्या कहना चाह रहे हैं? इस सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने अधिगम के बारे में क्या कहा है वो देखते अपन। बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो मैंने आपको बताया था गुथरी के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग पशुओं पर क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध जो इनका एक्सपेरिमेंट माना जाता है, एक तो है एक्सपेरिमेंट
वो किया था इन्होंने खरगोश पर, और एक भूखी बिल्ली पर। ये 2 एक्सपेरिमेंट इनके बहुत ही क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ऑप्शन दे देगा कि गुथरी के द्वारा अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में किन पशुओं को काम में लिया गया। तो ध्यान में रखना है खरगोश और भूखी बिल्ली। जैसे अपन ने पढ़ा था, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर काम में लिया था, पावलोव ने कुत्ते को काम में लिया था, स्किनर ने किसको लिया था, स्किनर ने चूहे को और कबूतर को काम में लिया था, और हल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। उसी प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत में खरगोश को भी काम में लिया है और भूखी बिल्ली को भी काम में लिया है। एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे। सबसे पहले इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर सिद्धांत के बहुत सारे अन्य नाम निकलते हैं, उपनाम निकलते हैं, जहां से डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। इसी सिद्धांत को एडविन रे के गुथरी का सामीप्यवाद कहते हैं। इसी सिद्धांत को गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गुथरी के सिद्धांत को। इसी सिद्धांत को प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को कॉन्ग्युइटी थ्योरी भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को वन ट्रायल थ्योरी भी कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो वन का मतलब इकहरा या एकल, ट्रायल का मतलब प्रयास का सिद्धांत। ये सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम है। गुथरी का सामीप्यवाद के लो, गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत के लो, प्रतिस्थापन का सिद्धांत के लो, स्थानापन्न का सिद्धांत के लो, सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी के लो, कॉन्ग्युइटी थ्योरी के लो, वन ट्रायल थ्योरी यानी कि इकहरा प्रयास का सिद्धांत या एकल प्रयास का सिद्धांत भी अपन इस सिद्धांत को कहते हैं। अब देखते हैं कि सिद्धांत के अंदर इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है और किस तरीके से इन्हें अधिगम के बारे में इन्होंने बताया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट में इनके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग पशुओं को काम में लिया है। जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो एक्सपेरिमेंट माना जाता है, जो कि एक खरगोश पे किया गया है और एक किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर। सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं खरगोश के बारे में। तो इन्होंने एक कहानी बताई, एक स्टोरी बताई है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 3 उनके क्या होते हैं, बच्चे। 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, 3 उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। इनमें सबसे जो छोटा बच्चा होता है उसकी उम्र है 3 साल और उसका नाम बताया इन्होंने पीटर। क्या नाम बताया, पीटर। और घर में एक जानवर को भी रखा है इन्होंने और वो है खरगोश। जानवर को भी पाल रखा है, वो है खरगोश। अब इन्होंने क्या बताइए कहानी के अंदर, एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है कि ये जो पीटर होता है, ये है घर में जो खरगोश है उससे अत्यधिक क्या रहता है, भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। उसको क्या लगता है, डर लगता है। और इस पीटर के पिताजी क्या करते हैं, जब भी ये खाना खाने बैठते हैं, मान लो ये गोल टेबल है और टेबल के चारों तरफ ये खाना खाने बैठ गए, जब भी ये खाना खाने बैठते हैं तो खरगोश को साथ में लेकर खाना खाना प्रारंभ करते हैं। कौन, पीटर के पिताजी। और पीटर को डर लगता है खरगोश से। कितने साल का है ये, 3 साल का। एक दिन क्या होता है, इसके पिताजी को, पीटर के पिताजी को ये बात पता चलती है कि पीटर को इस खरगोश से क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है, डर लगता है। तो पीटर के पिताजी क्या करते हैं, उस खरगोश को उठाकर
पीटर की गोद में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? पीटर की गोद में रख देते हैं। पीटर डरता है, हल्का सा उसको डर महसूस होता है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही क्या है, सॉफ्ट है, बहुत ही क्या है, सॉफ्ट है, बहुत ही क्या है, प्यारा है, ना तो ये काटता है और ये तो साथ में खेलता भी है, मस्ती भी करता है, और ये प्यारा सा क्या है, एक जानवर है। पहले उससे डरता था, लेकिन उसके पिताजी को इस बात का पता चला। अचानक क्या हुआ कि वो उसको उठाते हैं और पीटर की गोद में रख देते हैं। हल्का सा उसको डर लगता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि यार ये तो क्या है, बहुत ही प्यारा है, सॉफ्ट है, काटता भी नहीं है और खेलता भी है। उसका जो भय था, उसका जो डर था, वह एक ही प्रयास में क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ऐसी स्टोरी या ऐसी कहानी बताइए, किसने बताई है? गुथरी ने बताई है। या यूँ कह लीजिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है किन्होंने? गुथरी ने। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब तक वह इस खरगोश से डर रहा था, वह उसके समीप नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन जब वह उसके समीप गया, उसकी जो समस्याएं थी, उसके अंदर जो डर था, उसके अंदर जो भय था, उससे एक ही प्रयास में उससे क्या हो गई है, मुक्ति मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पे गुथरी क्या कहता है कि जब तक अपन किसी समस्याओं से या समस्याओं के समीप नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, समीप नहीं जाएंगे, तब तक अपने को उस समस्या का हल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या कही है गुथरी ने कि प्राणी जो होता है वह एक ही अनुक्रिया से, एक ही प्रयास से क्या कर लेता है, सीख लेता है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कहता है कि जब खरगोश को यहाँ पे रखा गया और पहले ही प्रयास में जब उस पीटर को पता चला कि ये तो अच्छी चीज़ है, तो उसके अंदर से जो डर था, भय था, वो क्या हो गई, दूर हो गई। यानी कि उसने एक ही प्रयास में क्या कर लिया था, अधिगम कर लिया था। और यहाँ पे गुथरी क्या कहना चाह रहा है कि जब तक समस्या, ये समस्या ही थी पीटर के लिए, क्या थी, समस्या थी, उसको डर लग रहा था। जब तक अपन समस्याओं के समीप नहीं जाएंगे, तब तक अपने समस्याओं को अपने को क्या नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम दिया गया है सामीप्यवाद। क्या नाम दिया गया है? सामीप्यवाद। मैथ के प्रश्न अपन सोल्व करते हैं, जब तक अपन उस प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उस समस्या के अपन समीप नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात अपन सीखेंगे कैसे। गुथरी यही तो क्या कहता है कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता होती है, तो प्राणी उससे क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। आगे बताऊंगा कि गुथरी ने 3 बातों पर विशेष बल दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे उसके पिताजी उसके खरगोश को गोद में रखते हैं और पीटर एक बार में जो उसके मन में जो डर है, भय है, वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और उसको पता चलता है कि ये सॉफ्ट प्राणी है, जानवर है, प्यारा है, काटता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, और उसके साथ वो क्या करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर चलें तो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने भूखी बिल्ली पर। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने भूखी बिल्ली पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के संबंधवाद से क्या है, प्रभावित है या उस पर आधारित है, कुछ भी कह लो। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने एक पहली मंजूषा लिखी थी, पजल बॉक्स लिया था, उसी प्रकार से ये भी एक अपारदर्शी क्या लेते हैं, बॉक्स लेते हैं। अपारदर्शी का मतलब जिससे आर पार देखना संभव नहीं होता है। और उसके अंदर ये किसको रख देते हैं, केट को रख देते हैं। किसको रख देते हैं, केट को रख देते हैं। ये मान लो ये केट है, केट को रख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे साइड में थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अपन ने पढ़ा, एक लीवर लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से इसके अंदर एक छड़ लगी हुई होती है और यहाँ पे एक कैमरा फिट कर दिया जाता है जो कि फोटो खींचता है। क्या खींचता है, फोटो खींचता है। अपारदर्शी बॉक्स है, बिल्ली न तो बाहर देख सकती है, बाहर वाले ना अंदर देख सकते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है यह बिल्ली की बारी बारी से क्या ले रहा है, फोटोए ले रहा है। क्या ले रहा है, फोटोए ले रहा है। जैसे ये प्रतिक्रिया करेगी, ये अपने आप ही क्या ले लेगा, फोटो ले लेगा। इस प्रकार का कोई सिस्टम बनाया है, किसने बनाया, गुथरी ने बनाया। बाहर क्या रख दिया जाता है, भोजन रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, भोजन। लेकिन भोजन इसको दिखाई नहीं दे रहा, जाहिर सी बात।
अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में बिल्ली कुछ देर बैठी रहती है, फिर उसको भूख लगती है, क्या लगती है, भूख लगती है, और भूख लगने के कारण वो क्या करती है, अनुक्रियाएं करती है। बहुत सारी अनुक्रिया करने पर एक समय ऐसा आता है कि इस छड़ पे उसका पाँव टच हो जाता है, और जैसे ही छड़ पे पाँव टच होता है दरवाज़ा खुल जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह बाहर आ जाती है। यहाँ पे कैमरा अपना काम कर रहा है, वह बारी बारी से फोटोएं ले रहा है, क्या अनुक्रिया हो रही है, सबकी फोटोएं ली जा रही है। बिल्ली बाहर आती है और भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, भोजन को खा लेती है। फिर गूथरी क्या करता है, दोबारा बिल्ली को अंदर रख देता है। फिर बिल्ली क्या करती है, कुछ समय के बाद वापस भूख लगती है, वापस इसका अनुक्रिया करती है, और वापस से वह उसी छड़ को दबाती है। लेकिन यहाँ पे कैमरे द्वारा ली गई फोटो में एक विशेष बात देखी जाती है कि यहाँ पे जो बिल्ली है हमेशा उसी प्रकार की अनुक्रिया कर रही है जैसा कि उसने प्रथम बार किया। यानी कि अगर वो सीधे हाथ से छड़ को उसने टच किया था जिससे गेट खुला, तो हर बार वो सीधे हाथ को ही टच करके क्या कर रही है, गेट को खोल रही है। सेम वही चीज़ वापस से वो सीधे हाथ से छड़ को दबाती है, फिर गेट खुलता है, बाहर आके वो भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। गूथरी ने इस बिल्ली को हटाकर दूसरी बिल्ली को रखा, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा भी ऐसा हुआ। गलती से उसका उल्टा हाथ दब गया छड़ के, उल्टा हाथ दबने से यह गेट खुल जाता है, वह बाहर आकर क्या कर लेती है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। और हर एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि बार बार बिल्ली उल्टे हाथ को ही क्या कर रही है, प्रयोग में ला रही है। ये सारे कैमरे के फोटो में क्या हो गए, कैद हो गई है। लगभग 800 फोटोएं खींची गई थी। कितनी फोटोएं, 800 फोटोएं खींची गई थी। उसके आधार पर फिर गूथरी ने अपने सिद्धांत को डिटेल से समझाया। दोनों एक्सपेरिमेंट अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो यहाँ आपको आसानी से ये बात पता चल जाए कि गूथरी अपने सिद्धांत में कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। जो इस सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो कितनी है, 3 बातें। सबसे पहली बात जो कि गूथरी ने कही है, पहली बात क्या कही है इन्होंने, गूथरी ने, कि जब भी उद्दीपक होता है, क्या होता है, उद्दीपक होता है और अनुक्रिया होती है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वह पुनर्बलन से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। गूथरी क्या कहता है, जब भी उद्दीपक होता है, उद्दीपक के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया होती है, उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वह पुनर्बलन से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इन्होंने स्किनर के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर बल देता है, और इन्होंने पुनर्बलन को क्या कर दिया, नकार दिया। यहाँ पे गूथरी क्या कहते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जब समीपता आती है, क्या आती है, समीपता आती है, तो उसी से क्या बनता है, अनुबंधन बनता है। क्या बनता है, अनुबंधन बनता है, और प्राणी क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। यानी कि गूथरी कहता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंधन बनता है वह पुनर्बलन से नहीं, समीपता से बनता है। किससे बनता है, समीपता से। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, गूथरी जी क्या कहते हैं कि प्राणी कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर, वह एकल प्रयास से ही क्या कर लेता है, सीख लेता है, सीख लेता है। एकल प्रयास से, केवल एक प्रयास करने से ही। अपन अगर दैनिक जीवन की बात करें, जब अपन ने कलम चलाना सीखा, कलम पकड़ना सीखा, तो चलाने में तो फिर भी टाइम लगा, लेकिन पकड़ने में बच्चा एक प्रयास से ही कलम को पकड़ना क्या कर लेता है, सीख लेता है। गूथरी ने यहाँ पे कुछ इसमें एक बात और कही है कि प्राणी एकल प्रयास से ही सीखता है, लेकिन अगर जटिल कार्य हो, अगर जटिल कार्य हो तो वहाँ अभ्यास की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यानी कि मेन बात क्या है कि प्राणी जो है वह एकल प्रयास से क्या कर लेता है, सीख लेता है, अधिगम कर लेता है। अगर कोई जटिल कार्य हो, कोई हार्ड कार्य हो, हार्ड वर्क हो, तो वहाँ पे अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ऐसा किसने कहा है, गूथरी ने। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि प्राणी जन्मजात
एवं अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों में प्रतिस्थापित कर क्या करता है? अधिगम करता है। यानी कि अपन जन्मजात कोई अनुक्रिया कर रहे हैं या किसी बाद में, जन्म के बाद में अर्जित जो अनुक्रिया है, जब उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपन प्रयोग में लाते हैं तब भी अपन क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। जैसे अधिगम स्थानांतरण होता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। उसी प्रकार से गुथ्री क्या कहता है कि प्राणी जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों में प्रतिस्थापित कर क्या करता है? अधिगम करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को यहाँ पे क्या बताया मैंने? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता होगी, उसी से क्या होगा? अनुबंधन होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सामीप्यवाद कहा गया। ये प्राणी एकल प्रयास से ही सीखता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? वन ट्रायल थ्योरी कहा गया। प्राणी जो है जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करके अधिगम करता है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत। ठीक है, तो ये मेन सिद्धांत है। और यहाँ पे इन्होंने अपने सिद्धांत में अंत में बताई है 3 विधियाँ, जो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। 3 विधियां भी बताई है। और वे विधियां कौन सी है? एक है सीमा विधि, एक है थकान विधि, और एक है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं? सीमा विधि, यानी कि जो अवांछनीय अनुक्रिया होती है, जो कि अपन नहीं चाहते हैं, या बच्चे में जो होती है, बालकों में पाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों में पाई जाती है, बहुत सी ऐसी अनुक्रिया होती है जो अवांछनीय होती है, जिसको अपन चाहते नहीं है। अगर उनके सीमा के बारे में बता दिया जाए, तो बच्चों के अंदर जो भी डर है, जो भी भ्रांतियां हैं, उनको इस सिद्धांत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ऐसा किसने बताया है? गुथ्री ने बताया है। अगर बच्चा किसी चीज से डरता है और अवांछनीय अनुक्रिया करता है, अगर उसकी सीमा के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में अगर बच्चे को बता दिया जाए, तो वह अपने अंदर जो डर है, भ्रांतियां है, उससे वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है? गुथ्री ने। दूसरी है थकान विधि। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे गुथ्री क्या कहता है? गुथ्री कहता है कि अगर मान लो कोई बच्चा अवांछनीय अनुक्रिया कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उससे इतनी बार उसको कार्य कराया जाओ कि वह थक कर उस अनुक्रिया को करना नहीं चाहेगा, यानी कि वह थक जाएगा और थकान के कारण उस अवांछित अनुक्रिया को नहीं करेगा। इसको ऐसे समझो, जब नया कोई सॉन्ग होता है, नए कोई सॉन्ग रिलीज होता है, कोई भी सॉन्ग होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं? बार बार सुनते रहते हैं। 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 100 बार सुनते हैं, 150, 200, 250। एक समय के बाद में अपन उस सॉन्ग से क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। उस अनुक्रिया को अपन वापस करना नहीं चाहते हैं, अपने को वो सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उससे अनुक्रिया को अपन क्या करना चाहते हैं? दूर रखना चाहते हैं। तो गुथ्री क्या कहता है? अगर बच्चा किसी प्रकार की अवांछनीय क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है, अवांछनीय अनुक्रिया कर रहा है, तो बच्चे से वो अनुक्रिया बार बार कराते जाओ। गलत काम कर रहा है तो कराते जाओ। एक समय होगा कि वह बच्चा उस अनुक्रिया को करते करते क्या हो जाएगा? थक जाएगा, और उससे वह अवांछनीय अनुक्रिया नहीं होगी, और वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ऐसी जो विधि है वो कौन सी है? थकान विधि। और एक है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे गुथ्री कहता है, अगर एक प्रकार के उद्दीपन से अगर कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है और उसे किसी प्रकार की अवांछनीय अनुक्रिया करता है, तो उसकी परस्पर विरोधी आप क्या कर सकते हो? किसी दूसरे उद्दीपक को क्या कर सकते हो? प्रस्तुत कर सकते हो। उससे उसकी जो अवांछनीय अनुक्रिया है वह नहीं होगी, उससे वो दूर हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में आपने देखा होगा, अधिकतर बच्चे
अधिकतर बच्चे पढ़ते समय गाना बजा देते हैं, कोई गाना लगा देते हैं, ईयरफोन लगा देते हैं और उसके साथ में पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। क्या इसके पीछे रीजन है क्या? बिल्कुल है। गुथरी क्या कहता है, जब बच्चा पढ़ रहा था तो बाहर उसके आसपास बहुत सारा क्या हो रहा था, शोर हो रहा था, और शोर से वो क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। कभी गाड़ियाँ जा रही है पों पों, कभी मोटरसाइकिल जा रही है पी पी, ठीक है, तो उससे बच्चा क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। अब उसने क्या किया कि उस आवाज़ से वो क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, और डिस्टर्ब होने के कारण उसकी पढ़ाई करना संभव नहीं हो पा रही थी। तो बच्चे ने क्या किया, विरोधी उद्दीपन को क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। उस आवाज़ से अच्छा उसने क्या लगा दिया, गाना लगा दिया, ईयरफोन लगा दिए, मध्यम मध्यम उसकी आवाज़ चल रही है, बच्चा पढ़ भी रहा है, उसका मन भी लग रहा है। यही चीज़ होती है। अगर मान लो अपन पढ़ना चाह रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो बहुत ही हार्ड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी इजी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मनोरंजनकारी चीज़ें हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि वो आवाज़ें जो बाहर से आ रही थी वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी पढ़ाई करने में। यहाँ पे गाना सुनते सुनते अब बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि परस्पर विरोधी उद्दीपन को क्या कर रहा है, वो प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 विधियाँ बताई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको 1-2 बातें जो है इसकी मेन 3 बातें वो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आ भी सकती है, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं यह छोटा सा सिद्धांत आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।